All right. A very good evening to all of you. आई थिंक कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम चल रहा है. लेट मी चेक द प्रॉब्लम. हाँ जी. अब ऑडियो सही आ रही है. ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक. हाँ जी सर. हाँ जी. ऑल राइट. तो स्टार्ट करेंगे. आज से रीस्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना मे करंट अफेयर्स. ठीक है. मे का करंट अफेयर्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं. वो दोबारा से नहीं, मतलब जहाँ से हमने 30 क्वेश्चन छोड़ दिए थे उसके आगे स्टार्ट करना है. अभी देखो कुछ अभी उथल पुथल रही है. अभी हाल फिलहाल में लास्ट वीक हमारा फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी बिजी रहा था. उसी के रिगार्डिंग हमने क्लासेस करी थी. ठीक है. फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड. तो उस टाइम करंट अफेयर्स जितना हमने कर सकते थे कर लिया था. बाकी फिर आगे के लिए छोड़ दिया था. तो अभी जब आपका फॉरेस्टर का एग्जाम हुआ तो आप देख सकते हो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 13 to 14 क्वेश्चन सीधा सीधा आपके करंट अफेयर से आए हैं. ठीक है. तो यानी करंट अफेयर्स अभी भी ऑब्सोलेट नहीं हुआ है. अभी भी करंट अफेयर्स का दबदबा बना हुआ है. तो पढ़ना तो पड़ेगा. और मोर देन 50% आप कह सकते हो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपने डायरेक्ट ये जो करंट अफेयर की पीडीएफ्स हैं इससे फंसे हैं. ठीक है. तो एक अच्छा खासा करंट अफेयर्स का पोर्शन आपको जो हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ है यहाँ से मिल रहा है. तो इन सब बातों से सर एक ही बात साबित होती है कि करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं लेना है. ठीक है. करंट अफेयर्स को सिंसियरली पढ़ना है. मैं आपका लास्ट जुलाई से स्टार्ट किया था. आज आप देख सकते हो लेक्चर 116 है. करंट अफेयर्स मैंने जनवरी 2021 से पढ़ाना स्टार्ट किया था. जब से ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है तब से मैं ये करंट अफेयर्स आपका पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. तब से ये करंट अफेयर्स आपका चल रहा है. पर्पज़ यही है कि करंट अफेयर्स एक जो अरुणाचल में बहुत प्रॉब्लम थी कि कोचिंग तो सब कर रहे हैं लेकिन करंट अफेयर्स उन्हें प्रॉपर डेडिकेटेड नहीं मिल पा रहा है. तो इस वजह से ये क्लास स्टार्ट करी गई थी. ठीक है. तो अभी इसका नतीजा भी मिल रहा है. काफ़ी लोग इसको सराह भी रहे हैं, काफ़ी लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं. और अभी आज एक और बात थी कि आज आप देखोगे फॉरेस्टर का रिजल्ट निकल के आया है. ठीक है. तो फॉरेस्टर के रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, काफ़ी नहीं भी हुए हैं. और ये तो देखो नेचुरल टेंडेंसी है कि मेजॉरिटी तो रिजेक्ट होती है. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हैं. आप मान के चलो अगर आपका स्कोर 180 प्लस था तो आपने अच्छा परफॉर्म किया. ठीक है. अगर 180 प्लस था तो आप सिंसियर थे. बट चूंकि कंपटीशन हाई था और भी आपसे अच्छे करने वाले थे तो इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ. बट 180 प्लस है तो इसका मतलब आप में सिंसियरिटी है. बस आपको यही सिंसियरिटी मेंटेन करते हुए कंटिन्यूटी अपनी बना के रखनी है. इसी सीक्वेंस में इसी कंटिन्यूटी में चीज़ों को करते हुए चलना है. ठीक है. अब चूंकि 180 प्लस आपने गेन किया तो इसका मतलब आपने चीज़ें तो सर सीखी हैं. इससे कम स्कोर रहा है तो इसका मतलब आपको चीज़ों को कंसेप्ट को दोबारा से रिविजिट करने की ज़रूरत है, दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है. या तो आपने चीज़ें रिवाइज नहीं करके गए या फिर आपने चीज़ों को कंसेप्ट को समझे ही नहीं है. ठीक है. तो वो चीज़ें आपको दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है. लेकिन दोनों ही केसेस में आपको क्विट नहीं करना है, हार नहीं माननी है. कंटिन्यूटी बना के रखनी है. ये एग्ज़ाम नहीं तो अगला एग्ज़ाम. ठीक है. अभी एमटीएस है, अभी यूडीसी है, और भी एग्ज़ाम्स आते रहेंगे तो उनमें कंटिन्यूटी बनाइए, उनमें आप आगे परफॉर्म करिए. तो हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है.
वैसे ये पेपर काफी इजी पेपर था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे स्टूडेंट गलतियां इसमें कम करेंगे, ठीक है। एज इट इज जो क्लासेस में आपको चीजें कराई गई हैं वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, काफी आसान पेपर था। रांशु जी, पीडीएफ ऐप में भी मिलेगा, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया जाता है, पीडीएफ आपका जो कोर्स होता है उसमें भी अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो हर तरह से पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है, इवन एक लिंक रहता है मेरे पास, ठीक है। वो लिंक पे सारा करंट अफेयर्स का पीडीएफ अपलोड होता है। चलिए सर, ठीक है। तो नई शुरुआत करेंगे। बहुत बढ़िया धोनी जी। अरे अब फिलोसफी नहीं करनी कि लाइफ इज जस्ट एन इल्यूजन। प्रैक्टिकलिटी रखिए लाइफ में और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, सुख दुख लाइफ का पार्ट है, आज दुखी हैं तो कल सुखी भी होंगे, और दुखी नहीं होंगे तो सुख का मजा कैसे आएगा, ठीक है। तो ये सब अब लगा रहेगा। कंपटीशन में तो हार जीत का खेल चलता रहता है, ठीक है। कभी आप फील करेंगे, कभी डाउन, ये चलता रहेगा। लेकिन आपको हार नहीं माननी, सबसे जरूरी है। क्विट नहीं करना है, हार नहीं माननी है, ठीक है। चलो जी, तो फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी वही करंट अफेयर्स की सीरीज, वही एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो इस बार और ज्यादा जज्बे से आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। चलो जी, इसमें आपका जैसे जो पुराना रिवाज है कि हम क्या करेंगे सर, पहले पुराने क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। जो लास्ट 30 क्वेश्चंस कराए थे उनमें से मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, देखिए आपको कितना याद है। जैसे ये वाला क्वेश्चन करिए, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हॉल मार्किंग ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स ऑर्डर 2022। एक तरीके से पूछा, जो गोल्ड ज्वेलरी की हॉल मार्किंग होती है उसके लिए कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। कट ऑफ प्रेम जी करीब 230 के करीब रहा होगा। निराशजनक नहीं होना है, हार जीत लगी रहती। जुंगे सोरा जी ने बिल्कुल सही कहा, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही तो जीत है। बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो वापस से अपने वही प्रिपरेशन मोड में आ जाइए, एक प्रैक्टिस मोड में आ जाइए, और लग जाइए तैयारी में। और मेरे को इसका आंसर बताइए, कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है गोल्ड की हॉल मार्किंग के लिए। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बीआईएस, ठीक है। बीआईएस रिस्पॉन्सिबल है। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर बताइए। The indigenous advanced towed artillery gun system which successfully completed the validation trials has been developed by which organization। तो जो इस तरह की आर्टिलरी गन सिस्टम है वो किसने डेवलप किया, डीआरडीओ, बीएल, बीईएल, सीएसआईआर। पानी जी, ये करंट अफेयर्स है, ठीक है। ये चलता रहता है, इसमें नया पुराना कुछ नहीं होता है, ये चलता रहता है, ठीक है। हर महीने का हम लोग टर्न बाय टर्न करंट अफेयर्स डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। हम तो हार ही रहे हैं, अब तो जिंदगी भी खत्म होने वाली है। क्यों भाई युवो जी, इतना सीरियस नहीं होना है, ठीक है। सिंसियर होना है लाइफ में, ठीक है। लाइफ में सिंसियर होना है, सीरियस होना है, डिप्रेस नहीं होना है। दोनों में फर्क होता है। डिप्रेस नहीं होना है, सीरियस होना है। सीरियस होना है, बिल्कुल शांत माहौल में तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये सब तो लगा रहेगा। चलो जी, ये आर्टिलरी गन सिस्टम डीआरडीओ ही करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका था डीआरडीओ। Which university clinched the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चैंपियनशिप टाइटल इन 2021। ये देखो आपके उसका क्वेश्चन आ गया, ये भैया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप टाइटल, ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए सर। हाँ जी।
जैन यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। चलिए, तो ये 30 क्वेश्चन के करीब हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द डिलिमिटेशन कमीशन set up by the center recently submitted its final report on the delimitation of assembly and parliamentary constituencies in which state? बताइए, द डिलिमिटेशन कमीशन जो सेंटर ने सेटअप किया था, उसने अभी डीलिमिटेशन के रिगार्डिंग एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। ठीक है, तो वो किस स्टेट के डीलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं डीलिमिटेशन होता क्या है। स्टेट्स की जो बाउंड्री होती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो स्टेट्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जैसे आपके अरुणाचल में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लोकसभा के लिए अरुणाचल में दो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, ईस्ट अरुणाचल और वेस्ट अरुणाचल। तो अरुणाचल को दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा है। तो डीलिमिटेशन कमीशन ने बाउंड्री डिसाइड करी कि किस बाउंड्री से ये हिस्सा ईस्ट अरुणाचल में जाएगा और किस बाउंड्री से ये हिस्सा वेस्ट अरुणाचल में जाएगा। ठीक है, तो ये डिवीजन का काम, इसको क्या कहते हैं, डीलिमिटेशन करना। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल कमीशन बैठता है। तो अभी किस स्टेट के लिए रिपोर्ट आई है ये आपको बताना है। तो इसमें ए बी जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये आंसर बताया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए डीलिमिटेशन अभी किया गया। तो यहाँ पर देखो, मैंने डीलिमिटेशन की डेफिनेशन मेंशन कर दी है। इट इज द एक्ट ऑफ फिक्सिंग और रीड्राइंग द लिमिट्स ऑफ बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी आपका जैसे अरुणाचल में मैंने कहा दो पार्ट में डिवाइडेड है, ईस्ट और वेस्ट। तो कल हो सकता है डीलिमिटेशन कमीशन जहां जहां से डिवीजन करा हो, जिस बाउंड्री से, उसको हो सकता है चेंज कर दे, इधर बाउंड्री कर दे, इधर कर दे। ये सारा कौन डिसाइड करता है? डीलिमिटेशन कमीशन करता है। ठीक है, किस पर्पज के लिए? इलेक्शन के पर्पज के लिए, क्योंकि इलेक्शन के पर्पज के लिए स्टेट्स को डिफरेंट डिफरेंट हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डीलिमिटेशन करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्री होती है डिसाइड करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनता है। तो आगे हम बने पढ़ेंगे कि डीलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होता है। और ये जो सारी एक्सरसाइज होती है कि बाउंड्री की जो रेंज होती है, जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी किस लेंथ तक रहेगी, किस एरिया तक कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी, ये सब जो बाउंड्री बनाने का काम है, ये किस बेसिस पे होता है सर? पॉपुलेशन बेसिस पे होता है। ठीक है, जैसे अरुणाचल में अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, बट फिर भी उसको दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा है। बट आसाम को उससे ज्यादा में बांटा है। क्यों? क्योंकि आसाम की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो कोशिश रहती है कि एक लीडर कम से कम करीब करीब 10 लाख पॉपुलेशन को लीड करे। ठीक है, 10 लाख, हर 10 लाख पॉपुलेशन पे एक लीडर, एक एमपी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। ठीक है, ये कोशिश रहती है। तो इसी के एवरेज में हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड करते हैं। तो अगर किसी स्टेट में मान लो 50 लाख पॉपुलेशन है, भले एरिया कम है, ठीक है, किसी स्टेट का एरिया कम है बट पॉपुलेशन 50 लाख है, तो वहां पे 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना देंगे। बट एक स्टेट है, बहुत बड़ा सा स्टेट है, बट पॉपुलेशन नहीं है, 20 लाख, तो वहां पर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर देंगे? वहां पर सिर्फ 22 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर देंगे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो बाउंड्री की लिमिटेशन हो रही है, वो किस बेसिस पे हो रही है? दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो डिलिमिटेशन के बाद से आपका जो नंबर ऑफ सीट्स है वो चेंज हो सकती हैं। और ये डिलिमिटेशन कमीशन ये भी एडवाइस करता है कि एससी और एसटी को कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कितनी सीट्स पे एससी या एसटी का रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पर्पज है, ये तो मतलब है डिलिमिटेशन का। इज दैट क्लियर और नॉट? डिलिमिटेशन अगर क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, इफ इट इज क्लियर प्लीज गिव मी अ थम्स अप। आज दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, दिल्ली में। अरे क्लियर है ना, या बस ऐसे ही देवदास बन के बस हम सब दबाए जा रहे हैं कि सर हमारा तो हो गया, आप ही का कुछ भला हो जाए।
जोश है कि नहीं है आज? अब देखो ये तो सब तो लगा रहेगा, ठीक है, जोश के साथ पढ़ेंगे। चलिए सर, ये तो डिलिमिटेशन हो गया। आगे क्या है? डिलिमिटेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में देखो आर्टिकल 82 कहता है कि डिलिमिटेशन एक्ट, डिलिमिटेशन कमीशन बनाने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। और वो कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट को जिम्मेदारी दी गई है डिलिमिटेशन के कानून की, और ये लिखा है आर्टिकल 82 में, ठीक है। और आर्टिकल 170 कहता है कि स्टेट्स को भी डिवाइड किया जाएगा एज पर डिलिमिटेशन एक्ट, और ये सब कब करा जाएगा? आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। पहले क्या होता था, हर सेंसस के बाद सीट्स को डिवाइड करते थे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबी होने लगी और परेशान गुन होने लगी। तो सरकार ने क्या सोचा, अब इसको थोड़ा सा होल्ड पे डाल देते हैं, ठीक है। पहले तो हर 10 साल में हो जाती थी। तो देख लो 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन बैठा, फिर 63, 73, फिर उसके बाद सरकार ने इसको होल्ड पे डाल दिया, ठीक है, कि अब 30 साल बाद। तो फिर 2002 में हुआ, और 2002 में फिर फ्रीज कर दिया कि अब 2026 में करवाएंगे, ठीक है। तो 1973 में जो आपके नंबर ऑफ सीट्स थी, डिलिमिटेशन फिक्स कर दिया, फ्रीज कर दिया कि अब कब तक नहीं होगा, 2002 तक। फिर 2002 में ये जो लिमिट थी इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 2026। ये डिसाइड हुआ कि ओवरऑल इंडिया में डिलिमिटेशन कब होगा, 2026। तो ऑल ओवर इंडिया में जो 2026 है, तब आप नोटिस करना काफी बड़े लेवल पे चेंजेस दिखेंगे। जैसे अभी आप कहते हो ना नंबर ऑफ एमपीज 543 है, ये नंबर चेंज होगा इन 2026, क्योंकि उस टाइम पूरे कंट्री में डिलिमिटेशन होगा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अभी करवा दिया गया है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि जो जम्मू कश्मीर का सॉरी कानून था, उसमें लिखा था कि 2026 तक उसको भी फ्रीज कर देंगे, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑल ओवर पूरी होल इंडिया में कब होगा डिलिमिटेशन, 2026 में। अब इस कमीशन में होता कौन है? इसका जो कमिश्नर होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके काम करता है। इसमें आप रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को पाएंगे, स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है। ये सारे लोग इस पार्टी में, इस कमीशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहां पर मुद्दा क्या बन के आ रहा था आपका? हाँ जी, डीलिमिटेशन कमीशन के लिए एक एक्ट बनता है, डीलिमिटेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। धीरे धीरे वापस आएंगे, कोई नहीं, टेक योर टाइम, ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लेना है। इस वीक में बिल्कुल से रिफ्रेश हो जाना है, इस वीक में बिल्कुल से रिफ्रेश हो जाना है। देवदास तो बहुत छोटा है, बिल्कुल टूट गया। अरे भाई, छोड़ो भाई, थॉमस जी इतना क्या परेशान होना। अभी और भी भर्तियां आएंगी। अब तो अरुणाचल में थोड़ा सा आपके जो बोर्ड्स हैं वो भी सिंसियर हो गए हैं प्रॉपर। अब तो स्कीम निकालने लगे हैं, चार्ट निकालने लगे हैं कि ये एग्जाम इस दिन होगा, ये एग्जाम इस दिन होगा। तो उसका क्या आप टेंशन लेना, ठीक है। हाँ, तो ये कमीशन अभी सेटअप किया गया था किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। जो जम अभी हुआ क्या था, जम्मू एंड कश्मीर में जो बाइफर्केशन हुआ है कि जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, और लद्दाख को भी अलग यूटी बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर को जो डिवाइड करने का कानून है उसका नाम क्या था? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। इस कानून ने जो नंबर ऑफ सीट्स थी असेंबली में वो बढ़ा दी थी। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 111 सीट होती थी, जिसमें 46 कश्मीर की थी, 37 जम्मू की थी, 4 लद्दाख की थी, प्लस 24 सीट्स हमने रिजर्व कर रखी थी किसके लिए? फॉर पीओके। जो पीओके जो हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान वाला जो एरिया है, पाकिस्तान में जो हमारा कश्मीर वाला एरिया है, उसमें भी 24 सीट्स हम रिजर्व करके रखते हैं कि हम मान के चलते हैं ये 24 मेंबर कभी तो हमारे पास आएंगे, ठीक है। पहले जो डिलिमिटेशन होता था जम्मू कश्मीर का, उसका अलग कानून होता था, बट अब ये कानून हटा के कौन सा कानून आ गया? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है।
क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी यहाँ से खत्म हो जाता है। तो अभी 2020 में डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुआ था। इसको हेड कौन कर रहे थे? आपका रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और चीफ इलेक्शन कमीशनर और जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इसके मेंबर्स थे, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के जो 5 एमपी थे वो इसके एसोसिएट मेंबर थे, वो इनका पार्ट थे, ठीक है। इसके बाद अभी क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? चेंजेस ये किए गए हैं कि जैसे पहले जितने भी मेंबर थे, 7 असेंबली सीट्स आपकी टोटल बढ़ गई हैं, 6 जम्मू की और 1 कश्मीर की। पहले जम्मू में कितनी थी? पहले 36 थी, अब कितनी कर दी? 43 कर दी इन जम्मू। और कश्मीर में कितनी कर दी? 47, ठीक है। पहले 43 37 थी जम्मू में, अब कर दी 43, कश्मीर में 46 और अब कितनी कर दी? 47। लोकसभा आपकी अगर हम बात करें तो अब इस रीजन में 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को तो आपका सिंगल यूटी माना गया है। अब ये सब क्या क्या बाउंड्री चेंज हुई है, ये सब पढ़ने की इतना जरूरत है नहीं, जब टाइम मिले आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। और पहली बार देखो ऐसा हुआ है कि जैसे अभी तक एससी रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में आपका जो 9 सीट्स हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की गई हैं, ठीक है। ये जानकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 9 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। हाँ जी, जीके मेरा वाला काफी आया था, लेकिन मिस्टेक कर गए। चलिए कोई नहीं, अगली बार इस मिस्टेक से सीखिएगा। हाँ, 200 प्लस हम सेफ स्कोर मान रहे थे, बट करीब 230 के करीब कट ऑफ गया है। अगर देखो 180 प्लस आपने स्कोर कराया तो मतलब आपने सिंसियरिटी से पढ़ाई करी है, ठीक है। डीलिमिटेशन कितने साल बाद करते? देखो डीलिमिटेशन पहले तो हर 10 साल में होता था, बट अब इसको फिक्स कर दिया है। जैसे 2022 में फिक्स कर दिया था इसको, कब? 2026 के लिए। तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, जब चाहे करवा ले। तो अभी तो फिलहाल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा उस हिसाब से 20, उस हिसाब से तो 2026 में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इतने सालों बाद करवाना जरूरी है। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022? अल्टोन ब्राउन, हांग जियाओ, यूनह्वा पार्क, सिंथिया रोजनजुइग। बताइए सर, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 अवार्ड किसने जीता है? करंट कट हो गया, नोट्स नहीं पाएगा। देखो करंट में नोट्स अगर बनाओ तो बहुत ही शॉर्ट बनाओ, अदरवाइज पीडीएफ तो आपके पास अवेलेबल रहती है, ठीक है। चलो जी, करेक्ट आंसर देखते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज जीता है आपका सिंथिया रोजनजुइग ने, ठीक है। वो एक रिसर्चर हैं इन नासा, ठीक है, नासा में काम करती हैं। उन्होंने एक रिसर्च करी थी कि क्लाइमेट और फूड सिस्टम के बीच क्या रिलेशन है, कि फूड सिस्टम चेंज होने से क्लाइमेट पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। जैसे एक किसी कंट्री की लीडर थी, उनका एक स्टेटमेंट आया था, एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था। वो क्या कह रही थी कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और बढ़ रहा है, तो इससे तो जो फूड की सिक्योरिटी है उसको तो फायदा ही होगा। तो उनका ये लॉजिक था। हालांकि अगर आप देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग से जो क्लाइमेट पे निगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है, आपका डेजर्टिफिकेशन बहुत होता जा रहा है, ठीक है। तो पता नहीं कैसे कैसे बन जाते लोग नेता, खैर। तो इन्होंने वही स्टडी किया कि क्लाइमेट चेंज होने से जो हमारा फूड सिस्टम है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसी बात की स्टडी के लिए उन्हें क्या मिल गया? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। अब आप इन्हीं को ले लो कि सिंथिया जी ने ये अवार्ड जीता, लेकिन क्या डेडिकेशन से काम सिर्फ सिंथिया जी ने किया था?
बाकी लोगों ने नहीं किया था, बिल्कुल किया होगा, लेकिन जीतना तो सिर्फ एक ही को था। तो क्या बाकी लोग नकारे? बिल्कुल नहीं है, बाकी लोग नकारे नहीं है, बाकी लोग अपनी लाइफ में कुछ और अचीव करेंगे, कुछ और एक्सेल करेंगे। क्या एक ही अवार्ड है? वर्ल्ड फूड प्राइज ही अवार्ड है, और भी अवार्ड है और भी रिकॉग्निशन है, वो उसको गेन करेंगे। तो लाइफ तो नहीं खत्म हो गई ना किसी की। तो इसी तरह से आपको भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल से वापस आ जाओ अपनी पुरानी तैयारी में। और हाँ, तैयारी में वापस आओ, लेकिन अब ये जरूर सोच के आना कि गलतियां क्या क्या करी थी, पिछली बार क्या क्या हमने मिस कर दिया था, कहाँ कहाँ पर हमने आलस करा था, कहाँ कहाँ पर गलतियां करी थी, वो सब एक लिस्ट बनाना। ठीक है, सबसे पहला काम यही करो, सारी मिस्टेक्स को इमेजिन मत करो, कॉपी में लिखो, लिखने से ज्यादा फील होता है। ठीक है, लिखो कॉपी में कि मैंने क्या क्या मिस्टेक करी, वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट देगा। क्योंकि आगे बढ़ना है, आगे तैयारी करना है, तो बहुत जरूरी है पीछे गलतियों को सीखना, कि जो गलती करके आए हो आगे हमसे रिपीट ना हो। ठीक है सर, चलो जी। तो वर्ल्ड फूड प्राइज एक तरीके से एक फूड फील्ड का नोबल प्राइज है, ये फूड फील्ड का नोबल प्राइज। ठीक है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वेयर हैज द यूनियन होम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द नर्मदा सतलज एंड कावेरी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट टू प्रोटेक्ट द इनएक्सेसिबल एरियाज ऑफ द सुंदरबंस। बॉर्डर आउटपोस्ट क्या होते हैं? मान लो बॉर्डर है ये वाला एरिया, तो बॉर्डर के बिल्कुल किनारे पे जो चौकी बना देते हैं, जो पोस्ट बना देते हैं, उन्हें बॉर्डर आउटपोस्ट कहते हैं। ठीक है, अभी रिवर सिस्टम में ये आउटपोस्ट बनाए गए, इसीलिए इनको फ्लोटिंग कह रहे हैं। हाँ जी, तो नर्मदा सतलज और कावेरी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुए हैं? इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। ठीक है, तो इस तरह से आपके शिप वगैरह खड़े रहेंगे, वो पूरा रिवर में वो फ्लोटिंग आउटपोस्ट कहलाएगा, आउटपोस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो खाने वाने की काफी अच्छी मेंटेन कर रखी सप्लाई, ताकि पर्पज ये है कि देखो जैसे यहाँ इंडिया है, ये सुंदरबन वाले एरिया, तो सुंदरबन वाले एरिया में ऐसे कई एरिया हैं जहां पर हम नहीं जा सकते। ठीक है, इनएक्सेसिबल है, तो वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, तो इस वजह से जब फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट बनाई गई है। तो ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। बस इतना याद रखना है कि फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट कहाँ पर है? बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8000 मीटर्स। ठीक है, कई ऐसे माउंटेनियर्स हैं। ठीक है, दिल टूटे से क्या होता आज मालूम चला, चल गया ना मालूम, बिल्कुल। तो अब दिल को जोड़िए और वापस से तैयारी में आ जाइए। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8000 मीटर्स, क्या नाम है सर? बताइए। ताचिंग जी कह रहे हैं प्रियंका, बाकी लोग? सी, वाइल करेक्ट आंसर इज प्रियंका मोहिते। ठीक है, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं वो। शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइंब 5 पीक्स अबव 8000 मीटर। कौन कौन सी अभी उन्होंने पीक्स चढ़ी? देखो 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी, फिर उसके बाद लोत्से, ये नेपाल में पड़ता है, मकालू नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में। ठीक है, तो ये तीन चार, और पांचवा कौन सा अभी रिसेंट में उन्होंने पीक राइट, कौन से क्लाइंबिंग करी, कौन से पीक पर? कंचनजंगा के, कंचनजंगा जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये सारे जो पीक्स है वो सब 8000 मीटर प्लस हैं। तो पहली इंडियन विमेन वो बन गई हैं जिन्होंने 5 पीक्स क्रॉस की हैं, क्लाइम की हैं अबव 8000 प्लस मीटर्स। ठीक है,
तो वो इसी तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, और अभी आप पेपर देखोगे आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, फॉरेस्टर में स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी जल्दी उनकी। अभी उन्हीं का डिटेल हम रेडी कर रहे हैं। कई स्टूडेंट तो रेस्पॉन्ड ही करना बंद कर देते हैं, ना हाँ बत को बोलते हैं ना ना बोलते हैं, तो हम उनका कैसे पता करें उनका हुआ है कि नहीं हुआ है। कई होंगे जो अभी नहीं बताएंगे, एक हफ्ते बाद बताएंगे। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द 400 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ जनरल लाचित बोरफुकन, ठीक है, टू विच किंगडम डिड ही बिलोंग? हाँ जी सर। अरे भाई, अब इसका तो सब लोग कमेंट कर दो आंसर, अब इससे आसान सवाल में क्या लाऊं? ये आज के लिए स्पेशली मैंने डाला ताकि थोड़ा तबीयत खुश हो आपकी। हाँ जी, सब कमेंट करिए इसका आंसर। बिल्कुल, जनरल लाचित बोरफुकान किस किंगडम को बिलोंग करते थे सर? ही बिलोंग टू अहोम किंगडम। तो वो किस लिए फेमस है? क्योंकि उन्होंने मुगल्स को हरा के वापस भेजा था। 1671 में जो बैटल ऑफ सराय घाट है, उसमें जो आपके लाचित बोरफुकन है, उन मिलिट जो आर्मी कमांडर थे अहोम किंगडम के, उनकी लीडरशिप में अहोम किंगडम जीता था और मुगल एम्पायर हारा था। ठीक है, 1671 बैटल ऑफ सराय घाट। और जो मुगल फोर्सेस थी उनको कौन लीड कर रहे थे? राजा राम सिंह। तो वापस से वो उनको आसाम तक ले गए थे, अपने एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल वाले एरिया में एंटर नहीं करने दिया था। ठीक है सर, तो लाचित बोरफुकन का नाम तो आपको याद होगा ही, और होना भी चाहिए। तो अभी उनका क्या था, 400 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका न्यूज में आया। अब देखो, ऐसे वॉरियर की जमीन से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, आपके पूर्वज ऐसे रहे, इतने वॉरियर रहे हैं, लड़ने वाले रहे हैं। आप लोग कह रहे हो दिल टूटा है, ये है वो है। अगर लाचित बोरफुकन भी यही सोच लेते कि मेरा दिल टूटा है, तो क्या होता फिर? जीत पाते वो मुगल किंगडम से? पहले ही सोच लेते कितना बड़ा एम्पायर है, इसको तो हम नहीं हरा सकते। तो जरूरत है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को मजबूत करने की। ठीक है, तो अपने लेजेंड से सीखने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हु आर द विनर्स ऑफ मेंस एंड विमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022? बताइए सर। हु आर द विनर्स of the men's and women's singles title at the Badminton Asia Championship 2022? बताइए सर। ए तुक्का? हाँ जी, करेक्ट आंसर तो ए है, ली जीजिया एंड वांग जीही। ठीक है, ली जीजिया एंड वांग जीही। तो मलेशिया के जो ली ली जीजिया हैं, उन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता इंडोनेशियन राइवल को हरा के। और जो चाइना के आपके वांग जी ही हैं, वांग जी फ्रॉम चाइना, तो उन्होंने विमेन सिंगल टाइटल जीता। ठीक है, तो उनका नाम ध्यान रखिएगा। अभी देखो, फॉरेस्ट गार्ड में भी आया था सैयद मोदी इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, सैयद मोदी वाला जो अवार्ड था, वो देखो मैंने करंट अफेयर्स में कराया था, वो अभी आपका फॉरेस्ट गार्ड में उठ के आ गया। तो क्वेश्चन यही सब आते रहते हैं। तो अगर थॉमस मुनरो के घर के पास कोई रहता हो आसपास, तो प्लीज एक बार उनको जाके जरूर विजिट करें। आज वो ज्यादा परेशान लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर उनका कोई दोस्त यार हो तो प्लीज उधर जाके एक बार विजिट कर लें। ठीक है, अगर मैं अरुणाचल में होता तो एक बार आपसे मिलने जरूर आता। या आप लोग एक काम करो ना,
अब थोड़ा एग्जाम वगैरह हो गया है, सब लोग एक डिसाइड करो, मिलके दिल्ली आ जाओ सब लोग, ठीक है। एक ट्रिप वगैरह करिए, दिल्ली घूमिए, थोड़ा फ्रेश फील करिए, फिर वापस से तैयारी करिए, ठीक रहेगा। हाँ जी सर। नहीं सर, घूमने का मन नहीं है। दिल्ली कौन घूमने बुलाता है इतनी गर्मी में। ओके सर। पैसा भी तो होना पड़ेगा। पैसे की चिंता मत करो आपका, अमरजीत सर के पास बहुत पैसा है, आपका सब स्पॉन्सर कर देंगे। ठीक है। हाँ थॉमस मुनरो जी, अब ये तो है, अब इंग्लैंड से आप थोड़ा इंडिया आओ थोड़ा, फिर आपसे मिलने आया जाए। एसीएफ होने के बाद, बिल्कुल एसीएफ होने के बाद आप दिल्ली जरूर आइए, और जब भी दिल्ली आइए तो इन्फॉर्म जरूर करिए। ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। Which two judges have been recommended by the Supreme Court Collegium for appointment as apex court judges? बताइए सर, which two judges have been recommended by the Supreme Court Collegium for appointment as apex court judges? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो भी जजेस अपॉइंट होते हैं, वो कलेजियम सिस्टम से अपॉइंट होते हैं, ठीक है, जो कलेजियम बना हुआ, अभी हम बात करेंगे। तो अभी उसी कलेजियम ने एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को ही बोलते हैं, ठीक है, एपेक्स कोर्ट किसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ही बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजेस के नाम रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो कौन से जजेस हैं वो बताइए सर। तीलो जी एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अच्छा ऐसा होता है, जैसे कई लोगों को कोर्स विजिबल नहीं होता, तो वो एक बार लॉगिन नंबर, जिस मोबाइल नंबर से उन्होंने लॉगिन किया होता है ना, उसे चेक कर लिया करें। देखो मेजोरिटी टाइम्स ये प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम काफी स्टूडेंट के साथ रहती है, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, कि आप जिस मोबाइल नंबर से कोर्स परचेज करते हैं, ठीक है, आप जिस मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं और आप बताते हैं टीचर को कि इस नंबर से मैंने लॉगिन किया है, उसी नंबर से आपका कोर्स परचेज हो जाता है। अगर आप दूसरे मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो आपको कोर्स विजिबल नहीं होगा। तो अगर आपने मोबाइल में लॉगिन किया और कोर्स नहीं दिख रहा है, तो चेक करिए कि ये वही मोबाइल नंबर है ना जिससे आपने कोर्स परचेज करा है, ठीक है, ये कंफर्म कर लिया करिए। फिर भी दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा। अच्छा, एडमिट कार्ड में मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तीनों जी व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, एक बार। वैसे एसीएफ में जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हो रहा है इस बार, ठीक है, एसीएम में जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हो रहा है उसमें सिर्फ जीके और जीएस पूछ रहा है, जो अभी 3 जुलाई को है, उसमें सिर्फ जीके जीएस पूछ रहा है, ठीक है, तो मैथ्स नहीं दिखेगा उसमें आपको। उसमें भी एक तरीके से रिक्रूटमेंट टेस्ट, वही प्रीलिम्स टाइप का आप मान सकते हो। चलिए जी, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो दो जजेस हैं, जस्टिस सुधांशु धूलिया एंड जस्टिस जमशेद बुरजोर, इन दो को रिकमेंड करा है। अब देखो कलेजियम सिस्टम की बात करते हैं कि कलेजियम सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, कौन अपॉइंट करेगा, टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले ये लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लाइन लिखी है, सुप्रीम कोर्ट जजेस आर टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब सवाल ये उठता था कि सर ये कंसल्टेशन, ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है कि नहीं है, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मान लो कुछ कहा, प्रेसिडेंट ने कुछ कहा, तो किसकी चलेगी, कॉन्फ्लिक्ट में किसकी बात मानी जाएगी। तो 1981 में इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट लोग गए और पूछा, फर्स्ट जजेस केस कहते हैं इसे, 1981 में एक केस किया सुप्रीम कोर्ट में, और ये पूछा गया माय लॉर्ड कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन है ये मैंडेटरी है कि नहीं। तो फर्स्ट जजेस केस 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो
कंसल्टेशन है वो मैंडेटरी नहीं है, यानी अगर प्रेसिडेंट चाहें तो किसी को भी जज बना सकते हैं, अगर चीफ जस्टिस इंडिया ऑफ इंडिया की मंजूरी नहीं है फिर भी, ठीक है। तो उनकी कंसल्टेशन यहाँ पर बाइंडिंग या मैंडेटरी नहीं है। यानी ये सारी पावर किसको दे दी गई? एग्जीक्यूटिव को दे दी गई। अब एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेंगे कि भैया आपका सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा अगले 12 साल। और अगले 12 साल आप नोटिस करेंगे भर भर के एग्जीक्यूटिव ने अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मैंडेटरी नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव खुश हो गए। एग्जीक्यूटिव बोले तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो अपनी मर्जी से अपने फेवर के जजेस बिठाने लगे, तो उससे जुडिशरी के जो रिजल्ट से, जुडिशियल जो आपके जजमेंट से, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा। फिर जुडिशरी को लगा कि अब तो कुछ चेंज करने की जरूरत है, कि हमारा जो कंट्रोल है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में हम कंप्लीटली नहीं दे सकते। फिर दोबारा से एक केस डाला गया 1993 में, फिर कोर्ट से पूछा गया कि बताओ कि क्या ये जरूरी है कि नहीं है, जो आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस है वो मैंडेटरी है या नहीं है। तो सेकंड जजेस में कह दिया गया बिल्कुल मैंडेटरी है। कंसल्टेशन मीन कंकरेंसी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको कहेंगे आप उसको ही बना सकते हैं, अगर उनकी मर्जी नहीं है किसी को अपॉइंट करने की तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। और एक कलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। कलेजियम सिस्टम में कौन था? आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये सिस्टम बनाया, ये किसी सरकार या कानून ने नहीं बनाया, सरकार ने नहीं बनाया, कानून ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया। उसने कहा कि हम एक कलेजियम बनाते हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि अपॉइंटमेंट किसकी करनी है, ठीक है। और फिर वो नाम प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को वो मंजूर करना पड़ेगा। ये था आपका सेकंड जजेस केस, ठीक है। फिर उसके बाद फिर दोबारा से 1998 में प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 यूज करके सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि ये कलेजियम के बारे में हमें थोड़ा सा समझाइए। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कलेजियम को एक्सपेंड कर दिया टू ए 5 मेंबर बॉडी, यानी कि अब कलेजियम में थर्ड जजेस केस के बाद कितने मेंबर कर दिए गए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। तो वही कलेजियम सिस्टम आज भी चलता आ रहा है। आज भी आप देखोगे तो कलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ठीक है। और हेड कौन कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यही लोग डिसाइड करते हैं कि भैया अगला जो जज है, अगला जो नया रिक्रूट जज है सुप्रीम कोर्ट में वो कौन होगा। या हाई कोर्ट में भी जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी यही डिसाइड करेंगे। हाई कोर्ट में भी जो ट्रांसफर्स होते हैं, एक जज को दूसरे हाई कोर्ट भेज दिया, ये सब भी कौन करता है? सब कलीजियम सिस्टम ही करता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहाँ से अपॉइंट होते हैं? थ्रू द कलीजियम सिस्टम। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसे। ईयर याद रखना 1981, 1993, 1998, ठीक है। एसीएम में सिर्फ जीएस आ रहा है इस बार, वो मैथ्स वगैरह नहीं है आपका, ठीक है। ये जो जजेस, ये बहुत फेमस जजेस केस है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जजेस केस कब था? 1981, अगला 1993, 12 साल, ठीक है। फिर 5 साल बाद 1998, ठीक है सर। कलेजियम वर्ड एक बार समझे निदान जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये यहाँ से आया है, सेकंड जजेस केस से आया, ठीक है। तो जो कलेजियम वर्ड आया है आपका, वो सेकंड जजेस केस से आया है।
जजेस की कोई ऐसी 5 इयर्स की लिमिट नहीं है, रिटायरमेंट एज 65 इयर्स है, ठीक है, 65 इयर्स। ऐसा कोई टेन्योर नहीं कि 5 साल ही कर सकते हैं काम, जब तक एज है तब तक करेंगे, मिनिमम एज कुछ नहीं है जजेस की। चलिए जी, इस पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38। रिसेंटली द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज प्रिडिक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ दिस साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल। हाँ जी सर बताइए। मैं चेक कर लेता हूँ, फर्स्ट जजेस केस 1981 में था कि 82 में, एक बार लेट मी रिकन्फर्म, तब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए। 1981 है जुंगे सोरा जी, 1981 है, ठीक है। हाँ तो अभी रिसेंटली कौन सा साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में प्रेडिक्ट किया गया है? आसनी, ठीक है। कौन सा? आसनी। आसनी को नाम किसने दिया? ये बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन है, नाम किसने दिया? श्रीलंका ने, ठीक है, श्रीलंका ने दिया है। अच्छा अभी देखो 2020 से 21 में कौन कौन से साइक्लोन ने हिट करा? तौकते, यास, निसर्ग, अम्फान। तौकते पे क्वेश्चन आया था इस बार, और तौकते ऐसा तो है नहीं कि हमने पढ़ा नहीं हो, या सुनो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था करंट अफेयर्स में, देखो तौकते पे क्वेश्चन आ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन आपके उठ के आ रहे हैं। गुड इवनिंग ट्राइबल जी, लेट हो गए आज आप। अच्छा अब थोड़ा सा इस पे और ध्यान देंगे कि ये कौन से कोस्ट पे अटैक कर रहा है, ईस्ट या वेस्ट वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है। तो जैसे ये वाला आसनी है, कौन से कोस्ट पे आया था? ये ईस्ट कोस्ट पे आया था, सॉरी ये वेस्ट कोस्ट, ये आसनी तो हाँ ईस्ट कोस्ट पे आया था। क्वेश्चन में तौकते का पूछा था कि ये बे ऑफ बंगाल का है कि अरेबियन सी का है, तो ये भी थोड़ा सा अब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द CAPF पुनर्वास स्कीम? बताइए। ओके कोई दिक्कत नहीं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द CAPF पुनर्वास स्कीम? बाकी लोग आंसर दीजिए। एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ जी, तो ये जो CAPF पुनर्वास स्कीम है ये किसने लॉन्च की है? ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वालों के लिए। एक्चुअली क्या होता है, जैसे वो रिटायर हो गए मान लो, ठीक है, अब रिटायरमेंट के बाद भी वो चाहते हैं काम करना, तो उनके लिए जैसे आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं तो उनमें सिक्योरिटी एजेंसीज में काफी काम रहता है। अब जैसे कल आप मान लो बहुत बिलीनियर बन गए तो आपकी भी सिक्योरिटी है, जैसे अंबानी जी हैं उनकी भी सिक्योरिटी है, तो वो पूरी एक एजेंसी संभालती है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है तो उसकी पूरी सिक्योरिटी आप देखोगे एक प्राइवेट कंपनी संभालती है। तो अलग अलग हर इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज की, अलग अलग इंस्टीट्यूशन की। तो उनमें किनको रिक्रूट करा जाता है? जो आर्मी या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में रहे लोग हैं उनको रिक्रूट करा जाता है। तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो रिक्रूट कर रही हैं और जो रिटायरमेंट ले रहे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है CAPF पुनर्वास। क्योंकि अब जो बंदा रिटायर हुआ है उसे नहीं पता ना मैं कहाँ अप्लाई करूँ, कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी कहाँ रिक्रूट कर रही है।
तो इनके लिए एक पोर्टल बना दिया गया है जहां पे सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी रिक्वायरमेंट फिल करेंगी कि हमें एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो रिटायर्ड पर्सनल है वो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पर्पज के लिए ये बनाई गई, विद एन एम टू फैसिलिटेट रिटायर्ड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड आसाम राइफल पर्सनल टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट विद प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज लॉन्ग सीएपीएफ पुनर्वास। यस और नो? ठीक है, चलिए जी अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बाय विनिंग गोल्ड मेडल एट द यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप। ठीक है, चैंपियनशिप का नाम क्या है? यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप। हु हैज बिकम द फर्स्ट कराटे एथलीट इन द कंट्री टू विन अ गोल्ड मेडल इन द कराटे मिक्स इवेंट? हाँ जी सर, इसका आंसर दीजिए। सीएपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। By winning gold medal at the US Open Karate Championship, who has become the first karate athlete in the country to win a gold medal in the karate mix event? हाँ जी सर, आंसर दीजिए इसका जल्दी से। किसने जीता ये यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप गोल्ड मेडल? बिल्कुल, किसने जीता ये जीता आपका सुप्रिया जाटव ने। ठीक है, सुप्रिया जाटव ऑफ मध्य प्रदेश हैज वोन गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल एट द रिसेंटली हेल्ड यूएस कराटे चैंपियनशिप इन लास वेगास यूएसए। ठीक है, ठीक है सर, तो आज फिर जस्मीन राव नहीं सर, सुप्रिया जाटव। ठीक है, तो आज 40 तक कर लिए, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसका रिवीजन करिए। ठीक है, देखो मेन चीज है आप फोकस होके पढ़ो, फोकस होके पढ़ो। अब इधर उधर लेजीनेस नहीं करना है, एक शेड्यूल के हिसाब से पढ़ना है, लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आओ। ठीक है, आने वाले फर्दर टाइम में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप अपना शेड्यूल्स बनाएं, डिसिप्लिन मेंटेन करें। ठीक है, अब आपका इन्हीं सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान करवाना है। अब देखो पेपर आसान आया फिर भी अगर लोग नहीं करके आ पा रहे हैं, इसका मतलब आपको अभी सेल्फ फोकस होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उस फील्ड में भी काम करेंगे, तो फर्दर आपको आने वाले दिनों में काफी चेंजेस मिलेंगे। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।